टीवी पर लगातार बारिश की खबरें दिखाई जा रही थी। सोहन भी मजदूरी का काम करने के लिए शहर गया हुआ था। सोहन शहर के पास एक निचली बस्ती में रहता था। जब उसने घर जाते समय एक दुकान पर खबर सुनी तो वो बहुत डर गया था। आज की बड़ी खबर कि कई निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है और बताया ये जा रहा है कि पानी में घर डूब चुके हैं और लोग घर से बेघर हो चुके हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी ओर जा रहे हैं ताकि वो बच सके। भैया ये खबर कितनी देर पहले की है? ये तो सुबह ही आ रही थी। भैया मेरा घर भी निचली बस्ती में ही है, इसलिए चिंता हो रही थी। अब मैं चलता हूँ। राम राम। पता नहीं घर का क्या हाल होगा। मैं सोचता था कि मैं अपने घर की छत को ठीक करवा लूं, लेकिन कोई मजदूरी ही नहीं देता है इन बारिश के दिनों में। अब मैं क्या करूं भैया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। सोहन घर जाता हुआ अपने आप से बातें कर रहा था। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर भी पानी आ गया था। सोहन के पास 100-200 रुपए थे, जिनका वो खाने पीने का सामान घर लेकर जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे घर में घुसे पानी को घर से बाहर निकाल रहे थे। गौरी रुको, मैं मदद करता हूँ। 2 बाल्टी मुझे दो। कितनी देर से बारिश आ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश रुक जाए तो पानी घर से बाहर निकल जाएगा। तुम चिंता मत करो गौरी, अब तो रात का समय है। हम कल सुबह ही शहर चले जाएंगे। वह दोनों लगातार पानी निकालने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ बापू, बारिश रुक गई। अगर बारिश रुक जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शुरू हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लो कुछ खा लो, जब से आए तुमने कुछ नहीं खाया है। हाँ, जल्दी सामान बांध ले, हम सभी जा रहे हैं यहाँ से। बहुत पानी आ चुका है बस्ती में। बड़े पुल पे जा रहे हैं। हाँ, बांध रहा हूँ। कुछ खा लूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने। अगर ज़रूरत पड़ी तो सामान बांध लूँगा। गौरी जल्दी ही सारा सामान बांध लेती है और सोहन की भी आंख लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। उसके साथ ही बच्चे सो जाते हैं। सुबह जब गौरी उठकर देखती है तो उनके आसपास पानी ही पानी था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। अरे सोहन जल्दी बाहर निकल, यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, हम नहीं बचेंगे यहाँ पे, जल्दी आ। अरे गौरी जल्दी निकल, बच्चों को लेकर, बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे, जल्दी आ। तो बच्चों, हमें यहाँ से जाना होगा। गौरी सारा सामान तो भेज चुका है, अभी कुछ भी लेके जाना खतरे से खाली नहीं। तुम जल्दी से की तक पकड़ो, मैं बिट्टू को पकड़ता हूँ। जैसे ही सोहन बिट्टू को पकड़ने के लिए जाता है तभी घर की छत गिर जाती है और घर की छत का एक टुकड़ा बिट्टू को लग जाता है, जिसके कारण उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। तभी गौरी रोने लग जाती है। सोना जी कुछ करो, बिट्टू के सिर से बहुत खून बह रहा है, वो आंखें भी नहीं खोल रहा। घबराओ मत गौरी, मैं कुछ करता हूँ। तभी सोहन वहाँ से चले जाता है और इधर उधर मदद मांगने लग जाता है। भैया जी, अगर आप रामपुर जा रहे हैं तो किसी डॉक्टर को भेज देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भैया जी, तुम्हें यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये निचला इलाका है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता। भैया जी, यहाँ पर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप पुल तक पहुँच जाइए, क्या पता आपको कोई मदद मिल जाए। हाँ, ये ठीक है, क्या पता कोई मदद मिल जाए। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। सोहन बाढ़ के पानी में तैरकर पुल की ओर जा रहा था। उधर गौरी का रो रो कर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि बिट्टू की सेहत बिगड़ती ही जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था। उधर बाढ़ का पानी भी बहुत तेज़ हो रहा था। कहाँ रह गए आप? जल्दी आओ, बिट्टू बहुत बीमार है, उसे बहुत तेज बुखार आया है। हे भगवान, इन्हें जल्दी से भेज दो ना। मेरे बच्चे, आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? सोहन किसी तरह पुल तक पहुंचता है। उधर भी भाग दौड़ लगी हुई थी। भैया, यहाँ पे कोई डॉक्टर मिलेगा? अरे नहीं भाई, इस बारिश में हमारी कोई मदद नहीं करने वाला है, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। हम गरीबों को कोई नहीं पूछता है यहाँ पे। तुम्हें भी यहाँ कोई नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा है। भगवान, मेरी मदद करो, रक्षा करो, अब तुम ही हो। तभी एक डॉक्टर वहाँ मोहन को रोते हुए देख रहा था। आशा, तुम बच्चों को लेकर कहीं दूर चले जाओ, मैं उस पिता के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि उसका बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन आपकी जान को भी तो खतरा है ना, आप मत जाइए ना प्लीज। आशा, मुझे उसके साथ जाना होगा, उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। तुम बच्चों लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना,
तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सबको जेल में बंद करवा दूंगी। इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ मत करना, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। इसके बाद जूली उन सबको काम पर लगा देती है। नैना जी जरा जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो। नहीं मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं करती हूँ ना, आप आराम से बैठो सोफे पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। सासू माँ खाना बना या नहीं? अब हमें कल तक का वेट करना होगा क्या? बस बहू रानी तैयार है। थक हार कर ननद सफाई करके वहीं फर्श पर ही लेट जाती है, जिसे देख जूली कहती है, अब यहाँ क्यों रायते की तरफ फैल गई? जाओ उठो और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर आओ। तुम रहने तो ही ना देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी। उधर सास पसीने से तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है। उफ, ये कोई खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना, मैं अभी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन बहू मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई में खड़े हुए, तो मैं क्या करूँ? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना। और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था, क्या वो आपने कर दिया? हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियाँ ले आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पाजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अब आप तीनों जाओ और जल्दी से जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं। हिना रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ ये नई भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बड़ी भाभी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी, हमने जो बड़ी बहू के साथ किया है उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी जूली, हितांश और मानसी भी वहाँ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। हाँ सासू माँ, मानसी मेरी सहेली है। क्या ये सच है बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। जब इंडिया आई तो ये हितांश से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया। फिर जब हितांश ने मुझे इससे मिलवाया तो पता चला कि ये मेरी बचपन की दोस्त जूली है। सॉरी माँ जी, मैं आपके साथ ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। बड़ी बहू हमें माफ कर दे, तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने मानसी से माफी मांगी। मानसी ने सबको माफ कर दिया और इस तरह नई बहू का ससुराल में पहले दिन का प्लान पूरा हो गया। देखा, राजू टेलर शर्मिला को घूर घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह घूरता देखकर शर्मिला झेप गई। तब राजू ने उससे पूछा, कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी भाभी जी? जी ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ बना देंगे बना देंगे। वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? पटियाला। अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का, मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। हाँ जी सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। देना होगा? क्या देना होगा? अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों के क्रम में ही उसे पता लग गया था कि ये बहुत ही भोली टाइप की है, इसलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर नाप लूंगा, मजा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से कौन नाप लेता है? चलिए हटिए, दूर हटिए। अरे क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं। ये क्या बात हुई? अरे टेलर को नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट नहीं है कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले ले। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन ना समझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। देखो मेरे सामने ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी इल्जाम लगाओ। अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊं, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और न जाने कितनी औरतों के सूट सिले मैंने, किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्जाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं,
लेकिन इस तरह के बेहुदा इल्जाम तो सुमित की शादी नव्या के साथ हो गई और निर्मला जी बहुत खुश थी क्योंकि बहू रानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नेचर भी अच्छा था। निर्मला जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन निर्मला जी की बहू में कुछ तो अनोखा था और वो ये था कि केजीएफ मूवी देखने के बाद केजीएफ मूवी के हीरो की बहुत बड़ी फैन बन गई थी और बस हर वक्त उसे ही कॉपी करने की कोशिश करती रहती। बस एक यही आदत की वजह से निर्मला जी को कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता। बाकी सब कुछ ठीक था। सुमित बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे बार बार केजीएफ के हीरो की तरह भेष बदल कर घूमती रहती है कॉलोनी में, सब देख देख कर हंसते हैं। क्या करूं मम्मी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो, बहू की तरह रहा करो, लेकिन उसके सर पर तो केजीएफ का भूत सवार है, किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद नव्या अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम फिर से केजीएफ के एक्टर बन गई? मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरी फेवरेट मूवी है ये। जानती हैं, मैंने तो सारे डायलॉग्स भी रट कर रख लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाह करनी पड़ती है ना। तुम इस तरह घूमती हो, सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो। मम्मी जी, डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए, वो अपन के नहीं, सामने वाले के दिल में होना चाहिए। अरे यार, तुम फिर से केजीएफ के डायलॉग मारने लगी। अरे पता नहीं कब समझोगी। डोंट वरी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ, उसके बाद आपकी सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद। नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों इस तरह केजीएफ का हीरो बनकर घूम रही हो? कभी तो मेरी बीवी बनकर रह लिया करो। छोड़ो ना सुमित। अच्छा बताओ, मुझे आवाज किस लिए दे रहे थे? क्या बताऊं यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परेशान हो गया। ऐसा लगता है ऑफिस में युद्ध पर जाता हूँ। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है? ला, मैं तेरा सर दबा देती हूँ, दुखी मत हो, काम तो सबको करना ही पड़ता है। लेकिन मम्मी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहता है, थक जाता हूँ मैं। जानता है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं ऑफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी, तब मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। सही कह रही है मम्मी जी, तुम अपने आप को ऑफिस में काम करने की वजह से योद्धा समझते हो, लेकिन जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। अरे ये डायलॉग तो मैंने कहीं सुना है। जरूर सुना होगा, केजीएफ फिल्म का डायलॉग, भला किसने सुना नहीं होगा? हे भगवान, कोई मेरी बीवी के सर से केजीएफ का भूत उतार दे। कुछ दिनों के बाद। नव्या, सुमित तो ऑफिस चला गया, एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से केजीएफ फिल्म के हीरो की तरह गेटअप रखकर आ जाती है। अरे तुम फिर से ये बन गई। चलिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है। प्लीज 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 मम्मी जी। अच्छा ठीक है, चलो। मार्केट में निर्मला जी को उनकी एक सहेली मिलती है। अरे निर्मला, ये तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो? लगता है फिल्म का हीरो निकलकर तुम्हारे साथ आ गया है। मेरी बहन, क्या बताऊं, ये फिल्म का हीरो नहीं है। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा होगा, बहुत दिनों से देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई मैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो, ये मेरी बहू है नव्या। है? लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल केजीएफ के एक्टर की तरह नजर आ रही है। हाँ, वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है बहू, शहर में इस तरह घूम रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आंटी जी, जो शहर में रहने आता है ना, वो उसके बारे में सीखता है, और जो राज करने आता है ना, वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ। अरे ऐसा ही कुछ तो केजीएफ पिक्चर के हीरो ने भी बोला